वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं कॉमर्स का फुल कोर्स करवाता हूं। यदि आप 12th का एग्ज़ाम 2021 में देना चाहते हैं और देने वाले हैं तो मैं इस वक्त आपके सामने में लाया हूं अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव। मैं चैप्टर वाइज पूरे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा। बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो के पसंद आने पर प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है अकाउंट्स का ना, हम चूँकि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देंगे आपको। जो पहला चैप्टर है अकाउंट्स का वो है गैर व्यापारिक संस्थान के लेखे। तो ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आय एवं व्यय खाते में लिखा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सभी नगद प्राप्ति भुगतान, दूसरा है सभी उधार प्राप्ति भुगतान, तीसरा है सभी नगद प्राप्ति भुगतान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आय व्यय खाते में हम क्या लिखते हैं। नगद प्राप्ति लिखते हैं, नगद भुगतान लिखते हैं, उधार प्राप्ति लिखते हैं, भुगतान लिखते हैं, सभी नगद उधार लिखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आय व्यय खाते में क्या होता है, सभी तरह के हम आयगत प्राप्ति को लिखते हैं, आयगत भुगतान को लिखते हैं। ठीक है ना, वह वर्तमान वर्ष से जुड़ा होता है, ना तो पिछला वर्ष नहीं अगला वर्ष। इसका मतलब है ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा टैली कर रहा है, तो कोई भी टैली नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है, डी में टिक आउट कर देना है। ठीक है ना, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा है निम्नांकित में कौन से कथन सही हैं। पहला है रोकर बही प्राप्ति भुगतान खाते में कोई अंतर नहीं है, जो कि पूरी तरह से गलत है। रोकर बही अलग होता है, रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट अलग होता है। दूसरा है प्राप्ति भुगतान खाता रोकर बही के बाद तैयार किया जाता है, तो यह भी गलत है। तीसरा है प्राप्ति भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्थान तैयार करती है, बिल्कुल सही है, जबकि रोकर बही व्यापारिक संस्थान द्वारा रखी जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, सी में टिक आउट कर देना है। ठीक है ना, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सही है। इसका सही आंसर है प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्था तैयार करती है, जबकि रोकर भई व्यापारिक संस्थान तैयार करती है। ठीक है ना, आगे है विशिष्ट दान है। कंडीशन है पूंजीगत प्राप्ति, दूसरा है आयगत प्राप्ति, तीसरा है संपत्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो विशिष्ट दान होता है ना, वो पूंजीगत प्राप्ति होता है। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी, जो एक ही पूरे जीवन का चंदा आपको एक ही बार मिल गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 में पूछा है, 10 में पूछा है, 11, 15, 16, 20 में पूछा है। तो इसका सही आंसर है स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए। पहला है केवल पूंजीगत प्रकृति, दूसरा है केवल आयगत प्रकृति, तीसरा है ए एंड बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि आय व्यय खाते में सिर्फ आयगत प्रकृति के लेखे हम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, बी है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप बने रहेंगे हमारे साथ तो हम उम्मीद करते हैं कि 60 में 60 ऑब्जेक्टिव आपको आना है। यदि 60 में 60 नहीं आता है तो 58 और 59 में कोई शक नहीं है। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन है प्राप्ति भुगतान खाता है। नंबर 1 है व्यक्तिगत खाता, नंबर बी है वास्तविक खाता, नंबर सी है नाम मात्र। तो हम जानते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। इसका सही आंसर है नंबर बी, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। आगे है सचिव को मानदेय का भुगतान है। सचिव जो काम करता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑनरेरियम। तो एक तरह से खर्चा है ना, खर्चा आयगत खर्च होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आयगत खर्च। अगला क्वेश्चन है एक गैर व्यापारिक संस्थान के लिए मानदेय का भुगतान होता है। मानदेय क्या होता है, वही सचिव को जो मानदेय दिया अभी आपने, तो मानदेय क्या है, खर्च है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। आगे है पुरस्कार कोष से संबंधित व्यय आय व्यय को दिखाया जाता है। तो ये पुरस्कार कोष कोई भी फंड हो ना, फंड लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाले भाग में लिखते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है आय व्यय खाता, दूसरा है चिट्ठे के संपत्ति वाले भाग में, तीसरा है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। इसका सही आंसर हो जाएगा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। अगला क्वेश्चन है विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा प्राप्त किया गया दान है। यदि कब आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए दान प्राप्त करते हैं ना, तो ये एक तरह से पूंजीगत प्राप्ति कहलाता है। ठीक है ना, एक अलग खाते में, इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है आय व्यय खाते के जमा में, दूसरा है एक अलग खाते के सीआर साइड में बैलेंस शीट दिखाना चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है।
क्योंकि आपको जिस उद्देश्य के लिए मिला है ना, उसके लिए आपको उस उद्देश्य के लिए एक अकाउंट खोलना होगा, उसमें फिर आपको बैलेंस शीट में जमा कर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक अलग खाते में जमा करके बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। आगे है, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला है लाभ कमाना, समाज की सेवा करना। तीसरा है लाभ हानि खाता तैयार करना। चौथा है सभी। तो हम जानते हैं कि लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज धर्म लोगों की सेवा करना होता है। इसका सही आंसर है समाज की सेवा करना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजी कोष की गणना की जाती है। नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आय माइनस व्यय, संपत्ति माइनस दायित्व, फिर आगे है पूंजी प्लस दायित्व, इनमें से कोई नहीं। जो भी आपके पास संपत्ति है यदि उसमें से हम लायबिलिटी को लेस कर देंगे, जो आएगा वही कैपिटल फंड या उसी को बोलते हैं पूंजी कोष। इसका सही आंसर है नंबर बी, संपत्ति माइनस दायित्व। अगला क्वेश्चन है, प्राप्ति भुगतान खाता समांतर दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन जो है ना 16, 18, 20 में पूछा हुआ है। तो ये जो है ना प्राप्ति भुगतान खाता का जो है ना, ये जो है या तो इसका आंसर बाय बैलेंस सीटी होता है, अर्थात क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग शेष नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राप्ति भुगतान खाते के जो समांतर दिखाता है कैश बैलेंस दिखाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोकड़ शेष हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मत प्राप्ति भुगतान खाते में जाएगी। अदत्त वेतन, ह्रास, आजीवन सदस्यता शुल्क, उपार्जित चंदा। ये जो प्राप्ति भुगतान खाते में कौन सी मत जाएगी, ये जो अदत्त वेतन है ये भी जो है ना लिखा हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शो इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब किसको जो है ना आप प्राप्ति भुगतान खाते में लिखेंगे। तो ये जो है आजीवन लाइफ मेंबरशिप फी, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्राप्ति और भुगतान खाते में लिखेंगे। चूंकि अदत्त वेतन आयव्यय खाते में जाएगा, डेप्रिसिएशन आयव्यय खाते में जाएगा, उपार्जित ब्याज भी आयव्यय खाते में जाएगा, सिर्फ ये सिंगल आइटम है लाइफ मेंबरशिप फी, ये जाएगा प्राप्ति और भुगतान खाते में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आय नहीं है। चंदा, दान, टिकट की बिक्री, एंडोमेंट निधि। चंदा भी इनकम है, दान भी इनकम है, टिकट की बिक्री भी इनकम है। इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोमेंट फंड। ये आपका इनकम नहीं है बल्कि फंड है, फंड लायबिलिटी होता है। आगे है प्राप्ति भुगतान खाता का सारांश है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समस्त पूंजीगत प्राप्ति भुगतानों का, समस्त आयगत प्राप्ति भुगतानों का, समस्त आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति भुगतानों का। इसका सही आंसर यही हो जाएगा समस्त आयगत एवं पूंजीगत भुगतानों का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। व्यापारिक संस्था, गैर व्यापारिक संस्था, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हम पढ़ चुके हैं जो आय व्यय खाता होता है वह गैर व्यापारिक संस्थान के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये जो है ना चंदा दिया हुआ है इतना, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। यदि आपको इसमें दिक्कत हो रही होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, इस सवाल को बना के हम सॉल्व कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की राशि पर अधिकता को कहा जाता है। व्यय मतलब खर्च, खर्च पर जो है ना आय की अधिकता नहीं, मतलब खर्च व्यय की आय पर अधिकता, मतलब आय कम है खर्चा अधिक है, इसका मतलब हो गया कि आपको कमी या घाटा कहलाएगा, इसको बोलते हैं डिफिसिट। ये सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है, यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्यय को लिखा जाता है। नंबर 1 है आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में, दूसरा है व्यय आय व्यय खाता के डेबिट पक्ष में। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि जो खर्चा आमदनी होता है ना उसको हम आय व्यय खाते में लिखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आय व्यय खाते के डेबिट साइड में। फिर अगला क्वेश्चन, ये जो है हिसाब दिया हुआ है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है, आयगत प्रकृति की सभी मदद लिखी जाती है। तो आप जान चुके हैं कि जो आयगत रेवेन्यू एक्सपेंस होता है ना उसको हम कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा आय व्यय खाता। फिर आगे है, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठी के डैश भाग में लिखते हैं। चूंकि हमको एडवांस मिल गया है तो वो दायित्व है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा दायित्व पक्ष में। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि विशिष्ट कोष संधारित हो, यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष कुल राशि से अधिक है तो शेष व्ययों को लिखना चाहिए। यदि खर्चा अधिक है तो कहाँ लिखेंगे हम, सीधी सी बात है आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। आगे है, आय व्यय खाता का शेष डैश दर्शाता है। आय व्यय खाते का शेष व्यय पर आय की अधिकता, मतलब या तो आपको सरप्लस होगा या आपको डिफिसिट हो जाएगा। सरप्लस का हिंदी अधिक होता है, डिफिसिट का हिंदी कमी होता है। तो जो आय व्यय खाता होता है या तो वो सरप्लस या फिर डिफिसिट। इसका सही आंसर व्यय पर आय की अधिकता या विलोमता। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्रम सही एवं उचित है। तो पहला है, रोकर बही प्राप्ति भुगतान खाता आय व्यय खाता चिट्ठाती, बिल्कुल सही है। पहले कैश बुक बनता है, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनता है। बाकी ये क्रम दिया हुआ है प्राप्ति भुगतान खाता, रोकर बही, ये सब उल्टा पुल्टा है।
इसका सही आंसर हो जाएगा रोकर भई प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसीयत को मानना चाहिए, तो वसीयत को जो है ना क्या मानना चाहिए, वसीयत को दायित्व मानना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। आय व्यय खाता होता है तो हम लोग शुरू में ही पढ़े होंगे, आय व्यय खाता एक नाम मात्र या नॉमिनल अकाउंट है या अवास्तविक खाता है। सी इसका आंसर दिया हुआ है, नाम मात्र खाता है। फिर आगे है आय व्यय खाता बनाया जाता है, तो लाभ न कमाने वाली संस्था जो है आय व्यय खाता बनाती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाभ न कमाने वाली संस्था। आगे है यदि स्पष्ट कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना चाहिए, तो यदि स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है तो प्रवेश शुल्क आपका इनकम है, उसको बोलेंगे हम आयगत प्राप्ति या आयगत आय, रेवेन्यू इनकम। आंसर बी हो जाएगा। फिर आगे है पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, तो बैलेंस शीट में जाएगा। इसका सही आंसर स्थिति विवरण या अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस शीट। आगे है अधर चंदे को दिखाया जाता है, अधर चंदे को जो है हम कहाँ दिखाते हैं, दायित्व भाग में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के दायित्व भाग में दिखाते हैं। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था है। ऑप्शन दिया हुआ है महाविद्यालय, खेलकूद क्लब, मारुति उद्योग, हॉस्पिटल। तो ये जो है ना संस्था नहीं है, तो ये तो संस्था है लाभ न कमाने वाली, ये भी है। तो मारुति उद्योग इसका काम ही है जो है मार्केट में मारुति को बेचना और लाभ कमाना। इसका सही आंसर हो जाएगा मारुति उद्योग। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, चंदा जो है ना आयगत प्राप्ति होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आयगत प्राप्ति। फिर आगे निम्न में से कौन सा और लाभकारी संस्थान है। बिहार अकादमिक परिषद, टाटा स्टील, एयर इंडिया, जेट एयरवेज। तो ये सब जो भी है वो जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट है, व्यापारिक संस्था है। लेकिन जो बिहार अकादमिक परिषद है ना वो गैर व्यापारिक या और लाभकारी संस्था है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। फिर आगे है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है, लाइफ मेंबरशिप फी को जो है ना पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। इसका सही आंसर नंबर बी पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। फिर आगे है गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर संपत्तियों के अधिक को कहते हैं। मतलब आपका दायित्व जो है ना, यदि मान लीजिए लेते हैं दायित्व आपका 10,000 है, संपत्ति 25,000 है, तो दायित्व कम है संपत्ति अधिक है, डिफरेंस जो है ना पूंजी कोष या पूंजी निधि या अंग्रेजी में कैपिटल फंड बोलते हैं। इसका सही आंसर पूंजी निधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोज्य मदों की बिक्री से प्राप्त राशि को मानते हैं। मतलब जो भी आप नाश्ता वास्ता बेचते हैं उससे जो इनकम होगा वो आपकी आयगत प्राप्ति होगा। इसका सही आंसर आयगत प्राप्ति हो जाएगा। आगे है चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, ये दायित्व हो जाएगा क्योंकि हम अगले वर्ष का चंदा आपको इस वर्ष मिल गया है तो लायबिलिटी हो गया। आगे है एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाता है, तो ये पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है ना। मतलब कोई भी एनुअल फंक्शन होने वाला है उसके लिए आपको चंदा मिला है तो ये पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट, नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आय व्यय खाता समांतर दिखाता है, तो ये अधिक या घाटा, इससे पहले भी आ चुका है सेम क्वेश्चन, अधिक, सरप्लस या डिफिसिट। पुराने अखबारों की बिक्री, ये तो आयगत प्राप्ति है, जानते ही हैं। मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, इसको रिक्त या लीजैसी कहते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता है, ऑप्शन दिया हुआ है बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया हुआ है, रोकर विवरण, लाभ हानि खाता। इसका सही आंसर कैश स्टेटमेंट है क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते में सभी तरह के नगद प्राप्ति और नगद भुगतान को लिखते हैं। निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, तो ये स्कूल अलाभकारी संगठन है, अस्पताल भी अलाभकारी संगठन है, क्लब अलाभकारी संगठन है और ये साझेदारी फर्म, ये अलाभकारी संगठन नहीं है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैर व्यापारिक संस्थान के अधिक लेन देन होते हैं, प्रायः नगद ही होते हैं क्योंकि मंदिर मस्जिद में कोई भी आदमी जो है उधार काम नहीं करता है, तो ये गैर व्यापारिक संस्थान में प्रायः नगद लेन देन ही होते हैं, ठीक है ना। ये फिर अगला क्वेश्चन, ये मैथ आ गया, मैथ तो सॉल्व करना होता है, सिर्फ अभी हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। आय का व्यय पर अधिक कहलाता है, जो व्यय मतलब कम है, आय मतलब अधिक है, तो ये सरप्लस हो गया, लाभ हो गया एक तरह से। इसका सही आंसर सरप्लस हो जाएगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है, तो ये आयगत प्राप्ति है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम फिर अगले चैप्टर का वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि एग्जाम में 60% ऑब्जेक्टिव होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारा पूरा प्रयास होगा आपके सभी सवालों का जवाब देने का। थैंक्स।